बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है यानी कि राजनीतिक विज्ञान का। ठीक है, इसके एनुअल एग्जाम के लिए यानी कि 2023 और 24 के आपके जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि जो जनरल शिफ्ट के बच्चे हैं इनका पेपर है 20 फरवरी को। ठीक है, और जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं इनका पेपर है 21 फरवरी को। ओके, तो इन दोनों ही डेट्स के एग्जाम के लिए, दोनों ही शिफ्ट के बच्चों के लिए आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसे बहुत ही अच्छी तरह से इस वीडियो में हम सॉल्व करके समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और डेफिनेटली ये सैंपल पेपर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके फाइनल एग्जाम में, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं बनती हैं कि ये आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसलिए आप सभी से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखें। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, हमने अपने चैनल पे आपके पॉलिटिकल साइंस के फाइनल एग्जाम के लिए एक 10 प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर की सीरीज चलाई हुई है। ठीक है, तो ये वीडियो इसी सीरीज का हमारा दूसरा सैंपल पेपर होने वाला है। एक तो आपको समझा दिया था, आपका फीडबैक बहुत अच्छा आया था, तो अब ये हमारा दूसरा सैंपल पेपर होने वाला है। और ऐसे ही अभी 8 आपके लिए हम सैंपल क्वेश्चन पेपर और भी लाएंगे, तो टेंशन मत लो, तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले पेपर के पैटर्न को देखते हैं। तो पेपर आपका ये 3 घंटे का रहेगा, 2.5 से 5.5, और ये आपकी टाइमिंग है मतलब 80 नंबर का आपका ये पेपर आएगा। ठीक है, रही बात पेपर के पैटर्न को समझने की, तो आप सभी बच्चे अपने हर एक सब्जेक्ट के आपके जो सामान्य निर्देश होते हैं बच्चों, इससे जरूर पढ़ना। ठीक है, पैटर्न इसी में होता है। पॉलिटिकल साइंस में टोटल आपके जो सेक्शन है वो रहेंगे 5, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके 30 रहेंगे। ठीक है, जिसमें से सेक्शन ए जो रहेगा आपका, इसमें आएंगे 1 से लेके 12 तक के एक एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि सेक्शन ए में क्या है, 12 एमसीक्यूज है बच्चों। ठीक है, तो सेक्शन बी आ जाता है, जिसमें 13 से लेके 18 ये हमारे 2 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिनका आंसर हमें 50 शब्दों में देना है। और इसमें एक क्वेश्चन में आपको अथवा मिलेगा। ओके, फिर यहाँ पे सेक्शन सी आ जाता है हमारा, जिसमें 19 से 23 ये हमारे 4-4 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। और इसमें डिपेंड करता है कि आपको एक अथवा दे या 2 दे। ठीक है, वो तो जो एग्जामिनर जब बनाएंगे ना उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो मिलेगा ही, फिर 100 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। सेक्शन डी जो है ये वैरायटी क्वेश्चन वाला है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 24 ये पैसेज आधारित 4 नंबर का एमसीक्यू रहेगा। कार्टून वाला 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, एक एक सेंटेंस वाले जो आंसर क्वेश्चन होते हैं। और 4 नंबर का आपका एक मैप रहेगा। मैप आपका एक ही मैप आएगा। ठीक है, एक चैप्टर 5 से आएगा और एक चैप्टर 7 से भी आएगा, 2-3 मैप होंगे, वो मैं आपको बता दूँ। ओके, मैप की आपकी जो वीडियो है वो भी मैं बहुत जल्दी लाता हूँ। तो सेक्शन ए आ जाता है, जिसमें 27 से 30 ये हमारे 6-6 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। ओके, और अच्छी बात ये है कि 6 नंबर के हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, यानी कि 4 के 4 में चॉइस मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आपका पेपर का पैटर्न। अब ध्यान से सुनिए, हम इस पेपर को बेसिकली 2 वीडियो में समझेंगे। ओके, ये हमारी पार्ट 1 की वीडियो है, जिसमें 1 से 12 तक के एमसीक्यू समझेंगे, 13 से 18 2 नंबर के क्वेश्चन समझेंगे, 19 से 23 4 नंबर के क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, फिर बचेगा आपका ये वाला सेक्शन डी और ई, इसको हम पार्ट 2 में समझेंगे। ठीक है, पार्ट 2 का लिंक आपको आई बटन में और वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां से प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो 10 के 10 सैम्पल पेपर हैं उनकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में देखने को मिल जाएगी बच्चों। चलिए, तो एक सेकेंड और, यहाँ पे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी पैटर्न को देख लो, क्योंकि मैं आपको जो पेपर है वो हिंदी में तो समझाऊंगा ही, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी आंसर प्रोवाइड करा। ठीक है, तो सेक्शन ए के अंदर आपके 12 एमसीक्यू आएंगे। सेक्शन बी के अंदर 13 से 18 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी के अंदर 19 से 23 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन डी के अंदर 24वां क्वेश्चन पैसेज वाला एमसीक्यू, 4 नंबर का ये कार्टून रहेगा और 4 नंबर का एक मैप रहेगा। सेक्शन ई के अंदर 27 से 30 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन में आपको एक इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलिए, तो क्या अब आप तैयार हैं अपने इस सैंपल पेपर की शुरुआत करने के लिए? तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर का सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन नंबर ए, जिसे हिंदी में हम खंड ए बोलते हैं, वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है। और सेक्शन ए में बेसिकली हमारे 12 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन? टोटल 12 नंबर के एमसीक्यू। ठीक है, आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन एमसीक्यू को अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, आंसर को बताने वाला हूँ, आप सभी बच्चे भी उन क्वेश्चन उन एमसीक्यू का जो आंसर है मेरे द्वारा आंसर बताए जाने से पहले मन ही मन कमेंट बॉक्स या फिर लाइव सेशन में आंसर जरूर करना। ठीक है,
और जब ये वीडियो एंड हो जाएगी, ठीक है, तो आप सभी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में मुझे अपना स्कोर भी बताना है। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि आप बच्चों ने कितनी तैयारी की है, ठीक है, 12 आउट ऑफ आपने कितने सही आंसर दिए थे, ठीक है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं ईमानदारी से बताना, और मुझे पक्का पता है कि आपके 10 प्लस तो आने ही आने हैं। अगर अगर आपने अभी 10 प्लस नहीं आए तो आप समझ लेना आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है। और टेंशन मत लो, जब तक हम 10 सैंपल पर करेंगे ना, आपका ये आंकड़ा 12 भी पहुंचा दूंगा, ठीक है। बस आप जुड़े रहिएगा, ओके। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत आसान है, क्योंकि पेपर में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो आसान, मॉडरेट और हाई होते हैं। तो सबसे पहले आसान की बात करते हैं। स्वतंत्रता के आदर्श के रूप में जो नेल्सन मंडेला है, जो कि अफ्रीका से संबंधित है, ठीक है, इनकी जो आत्मकथा है, इसका हमें नाम बताना है, ठीक है। तो इनकी आत्मकथा का नाम क्या है बच्चों? इनकी आत्मकथा का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब सर ये जो फ्रीडम फ्रॉम फियर है, ये क्या है? फ्रीडम फ्रॉम फियर का जो हिंदी मतलब है, वो है भय से मुक्ति, ठीक है, अभय से मुक्ति। ओके, और ये लिखी किसने है? ये आंग सेन सू की कहानी, ठीक है, उनकी आत्मकथा। ओके, इंग्लिश में आ जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए बी ये दोनों मिलके ऑप्शन सी एकदम करेक्ट बनते हैं। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत आसान है बच्चों। इसमें आपको एक चीज और पता चल जाएगी कि जो कैबिनेट मिशन है वो भारत कब भेजा गया था? तो 1946 में भेजा गया। अब इस कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग संविधान सभा के जो सदस्य थे वो कितने चुने गए थे? ठीक है, 389, 299, 284 या 281, तो कितने चुने गए थे भाई? ये चुने गए थे टोटल, गैस कीजिए कितने हो सकते थे? कितने हो सकते हैं? 389 चुने गए थे। अब 299 का क्या आंकड़ा है? तो जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, ठीक है, भारत का विभाजन हुआ, तो तकरीबन यहाँ पे जो है ना वो 90 जो व्यक्ति थे, ठीक है, वो किसके थे? वो थे पाकिस्तान के, तो वो चले गए, ठीक है, पाकिस्तान में, तो इसलिए 29 बचे। अब 284 क्या है? तो संविधान पर जो हस्ताक्षर हुए थे बच्चों, ठीक है, संविधान पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो इन्हीं 284 सदस्यों ने किए थे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना? विभाजन के बाद कितने बचे? 299। कितने बच्चों कितने ने साइन किए थे? तो 284 ने, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे ए राइट। इंग्लिश में आ जाएगा तो कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग कितने चुने जाने थे? 380। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, ये जो थ्योरी शब्द है, ठीक है, थ्योरी शब्द, इस शब्द का उद्भव हुआ है थ्योरिया से। अब ये जो थ्योरिया शब्द है बच्चों, ये किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का तो हो ही नहीं सकता, यूनानी, लैटिन और फ्रेंच, इनमें से किसी का हो सकता है। तो किसका शब्द है थ्योरिया? ये शब्द है बच्चों यूनानी। किसका है? यूनानी, ठीक है। यहाँ पे कहाँ चला गया? ये रहा ग्रीक। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है, इसमें आपका एक 2 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। कैसे? स्थानीय सरकार का क्या लाभ हुआ है? तो स्थानीय सरकार जब से आई है, तब से जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसका जो कार्यभार है, ठीक है, वर्कलोड जो है वो रिड्यूस हुआ है, वो कम हुआ है, बिल्कुल ठीक। स्थानीय स्तर पर जो आपसी संबंध है उसमें सुधार आता है, क्योंकि जो भी गांव में काम होना है, ठीक है, विलेज लेवल पे, तो वो आके जो पंचायत लोग होते हैं, मुखिया होते हैं, वही करवा लेते हैं, ठीक है ना। तो इससे आपसी संबंध बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद जो भी गांव गांव की समस्याएं होती हैं, उनको बहुत ही जल्दी, कम खर्च में और कम समय में आसानी से सॉल्व कर लिया जाता है ना। तो मतलब क्या हुआ? डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो क्या बेनिफिट है लोकल गवर्नमेंट के? ये सब। अब आपसे 2 नंबर में, 4 नंबर में या 6 नंबर में पूछा जाए, तो इसी को आप बढ़ा के बता दो थोड़ा-सा, 2-2 3-3 पॉइंट में, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बहुत सारी बातें, इवन मैं कहता हूँ कि आपको 4 से 5 बातें एक बार में पता चलेंगी। कैसे? पहला पॉइंट क्या है बच्चों? कि जो स्वतंत्रता है, जिसका दूसरा शब्द है लिबर्टी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है स्वतंत्रता की अवस्था, यानी कि निर्णय लेने की शक्ति। बिल्कुल ठीक। उसके बाद अभी हमने इस जिस लिबर्टी शब्द को पढ़ा है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो किससे हुई है बच्चों? लैटिन भाषा से। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो स्वराज का अर्थ है, अच्छा, आप सभी बच्चों ने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप सभी बच्चों ने मुझे कमेंट में बताना है, ये जो स्वराज है, स्वराज का अर्थ या फिर स्वराज जो पुस्तक है, ये किस व्यक्ति ने लिखी है? ठीक है? ये किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है? आंसर आप सभी को पता है, आप सभी को आंसर पता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कितने बच्चों को पता है, ठीक है? जिस बच्चे का पहले कमेंट आएगा, उस बच्चे के कमेंट को मैं पिन भी कर दूँगा, साथ ही हार्ट भी दे दूँगा। जिसका सही होगा उसे भी हार्ट दे दूँगा, ठीक है? फर्स्ट, चलिए, तो स्वराज का अर्थ होता है स्वयं का शासन, यानी कि अपने ऊपर शासन करना।
बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एक पुस्तक है, सलमान रुश्दी की पुस्तक, ठीक है? इन्होंने लिखी है, उस पुस्तक का नाम क्या है? द सोटानिक वर्ष। तो ये सारी की सारी आपने जो बातें अभी-अभी पढ़ी बच्चों, ये सभी सही है, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन सी वाला जो है, ये हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है? अब इसी प्रकार से आप इंग्लिश में देखिए, आपके चारों की चारों जो बातें हैं, वो सभी सही हैं और ऑप्शन आपका सी एकदम करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, अभिकथन और कारण है। तो अभिकथन पढ़ते हैं। अभिकथन में हमसे कहा गया है बच्चों, अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को किसी भी धार्मिक विश्वास को मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। बिल्कुल ठीक है। हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो कहता है ये बात, है ना? कारण क्या है? राज्य धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी, यानी कि धार्मिक लेवल से, रिलीजियस लेवल से जुड़ी इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या फिर अन्य किसी भी गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है बात। तो यहाँ पे अनुच्छेद 25 में जो कहा गया उसका कारण क्या है? सारी बातें बिल्कुल सही और व्याख्या भी है। तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए सही है। अभिकथन ए, कारण आर, दोनों सही भी हैं और भाई कारण कथन की व्याख्या भी अच्छी खासी कर ही रहा है ना? चलिए, इंग्लिश में देख लेते हैं। तो ये दोनों ठीक ही हैं और व्याख्या भी एकदम सही है, तो ऑप्शन ए राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, अब एक मिलान आ गया है जो कि बहुत अच्छा है। मिलान में सबसे पहले देखिए, आपको जो लगता है कि जो सबसे आसान है, आप उसे चूज़ करो, ठीक है? तो देखो, सबसे आसान मेरे लिए क्या लगता है, आई थिंक आपके हिसाब से भी यही रहेगा, ठीक है? वो क्या है? ऊपरी सदन, ठीक है? तो ऊपरी सदन किसे बोलते हैं हम? ऊपरी सदन छोड़ो, छोड़ो। निम्न सदन देखो, निम्न सदन यानी कि जिसमें हम अपने प्रतिनिधियों को चुन के भेजते हैं। तो निम्न सदन कौन-सा है? निम्न सदन होता है बच्चों लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा होता है, ठीक है? अब देख लो जिसमें दूसरे का आपको बी देखने को मिल जाए, ओके? तो यहाँ पे जो है दूसरे का बी, ये रहा देखो, ठीक है? अब सारे आंसर मिल जाएँगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है सबसे पहला, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? तो राष्ट्रपति कितने मनोनीत सदस्य करता है? 12 हैं राज्यसभा, ठीक है? उसके बाद पहले का डी हो गया। अब तीसरे के ए है, ऊपरी सदन को क्या बोलते हैं? राज्यसभा, क्योंकि इसके सदस्यों का चयन हम नहीं करते, ओके? और लोकसभा में मनोनीत सदस्य कितने हैं? 0। कितने हैं? 0, ओके बच्चों? चलिए, इसी प्रकार से आप इंग्लिश में देख लेंगे। तो फर्स्ट का आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ओके। सेकंड का आपका यहाँ पे जो है कहाँ चला गया? लोअर हाउस लोकसभा हो जाएगा और अपर हाउस राज्यसभा हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, अब यहाँ पे आपको बहुत सारी बातें एक ही साथ में पता चलेंगी। ये चैप्टर 9 से बेसिकली भारतीय संविधान का जो दर्शन है, ये क्या है? ये इसकी प्रस्तावना है। तो आपसे अगर अब एमसीक्यू में ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान का दर्शन क्या है? तो वो प्रस्तावना है। ठीक है? शांति का संविधान किसे कहा जाता है बच्चों? तो ये जापान को कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संविधान के अनुसार जो अंतिम सत्ता है, वो किसके हाथ में होगी? वो जनता के हाथ में होगी, क्योंकि हम स्वयं ही तो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वही तो सरकार बनाते हैं जाके, है ना? तो किसके हाथ में है? जनता के हाथ। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला? 3 बातें पता चली। एक तो दर्शन क्या है? प्रस्तावना। शांति का संविधान किसका है? जापान का। अंतिम सत्ता जनता। तो ऑप्शन आपका डी एकदम करेक्ट। ठीक है बच्चों? चलिए, इसी प्रकार से इंग्लिश में आपकी सारी की सारी बातें सही है, तो ऑप्शन डी राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि एक जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या अर्थ होता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या मतलब होता है? कि वो हिंदू धर्म पे आधारित हो? बिल्कुल नहीं। जो बहुसंख्यक नागरिकों के धर्म पे, जैसे भारत में बहुसंख्यक हिंदू हैं, तो उसी पे आधारित है? नहीं, बल्कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि जो किसी भी धर्म पर आधारित ना हो। एक कोट है, ठीक है? मतलब एक शब्द है, सर्वधर्म समभाव, ठीक है? सर्वधर्म समभाव, इसकी भावना भारत में है, अर्थात सभी धर्म समान हैं, ऐसी भावना भारत में है, ठीक है? तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। इट इज मेड अ सेक्युलर स्टेट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, आपने बहुत कम सुना होगा इसके बारे में। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई थी? छोटा सा क्वेश्चन बस आपका यही है कि कब इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या कहा था, ठीक है, तो इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसने बेसिकली अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की इसने सिफारिश। अब कब बना था ये? तो ये बना था बच्चों 1953 में, ठीक है? और इसने अपनी ये जो रिपोर्ट थी बच्चों, ये भाषा वाली जो रिपोर्ट है, ये कब पेश की थी संसद में? कब की थी? किसी को नहीं पता होगा, है ना? कब की थी?
1956 में की, जिसके तहत 14 राज्य थे, ठीक है? और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, कुछ ऐसी चीज़, ओके? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा-सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझो। जब एक संस्कृति, एक राज्य की अवधारणा को त्याग दिया जाए, यानी कि हमारी संस्कृति, हमारी राज्य, अगर इसको त्याग दिया जाए, तब एक नई व्यवस्था जन्म लेती है, ठीक है? जहाँ पे अनेक संस्कृतियाँ, अनेक समुदाय एक ही देश में फल-फूल सकें, यह क्या कहलाता है? ठीक है? तो क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बहुलवाद। क्या बोलते हैं? बहुलवाद। क्या? क्योंकि वहाँ पे एक संस्कृति, एक राज्य की अवधारणा तो खत्म हो गई। अब जितनी संस्कृतियाँ हैं, जितने समुदाय हैं, वो तो अलग-अलग हो गए अब, है ना? तो बहुलवाद हो जाता है। ओके? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 12 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको कई सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला तो ये, भारत में जो संसदीय कार्यपालिका थी, इसकी जड़ें कब हो? तो जड़ें उभरी थी बच्चों 1919 और 1935 की संसदीय व्यवस्था से। अब यहाँ पे ये कहा गया है 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, ये तो ठीक है, केवल क्या ठीक है? भारत आज़ाद हुआ था, बस ये ठीक है। ओके? बाकी जड़ें कब उभरी थी? 1919 से 35। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट है। ओके? देखिए, अभी तक हमारे टोटल जो वो 16 प्लस मिनट्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने सेक्शन ए जो था, इसको कंप्लीट कर लिया है। अब आप सभी बच्चों ईमानदारी से बताना कि 12 आउट ऑफ आपने कितने मार्क्स के सही आंसर दिए थे, ताकि मुझे भी पता चल सके। ठीक है बच्चों? चलिए, आगे बढ़ जाएँ? ओके। अब यहाँ पे है हमारा सेक्शन नंबर बी, ठीक है? सेक्शन बी है हमारा, यानी कि खंड बी। ये भी हमारा 12 नंबर का होगा, क्योंकि इसमें भी 2 नंबर के हमारे 6 क्वेश्चन। अब आप बड़े ध्यान से समझो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके? चलिए, मैं इसको पहले एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ। मज़े की बात तो ये है, अच्छी बात तो ये है कि आपको यहाँ पे एक अथवा मिल गया, ठीक है? क्वेश्चन 13 क्या कहता है बच्चों? अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी आ सकता है ना? अब 2 नंबर का है, तो आपको मात्र 2 लाइनें लिखनी है, या फिर कह सकते हैं कि आपको बस 2 पॉइंट लिखने हैं, ज़्यादा नहीं। ओके? देखिए, अवसर की समानता क्या है? सबसे पहले तो ये समझो, अवसर समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, अर्थात किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। जैसे कि आज के टाइम पे एसएससी या फिर किसी भी प्रकार की जॉब निकलती है, ठीक है? तो उसमें जो है ना, वो सभी को अवसर मिलना चाहिए, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना? अगर वो योग्यता रखता है, तो उसे अवसर मिलना चाहिए, ठीक है? बिना किसी भेदभाव। ठीक है, अब भेदभाव किस आधार पे किया जाता है? तो धर्म के आधार पे, मूलवंश के आधार पे, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पे भेदभाव किया जाता है ना? तो ऐसा भेदभाव ना हो अवसर के लिए। उसके बाद अब इस भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है? तो ये एक नोट है बेसिकली मेरी तरफ से, है ना? आंसर से अलग है। तो सरकार ने बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, इनकी बेहतरी के लिए हमेशा योजना बनाती रहती है, ठीक है? कुछ ना कुछ जो है इनके लिए काम करती ही रहती है। तो ये जो है अवसर की समानता को स्थापित करने का एक तरीका है गवर्नमेंट। ओके? तो समझ गए ना क्या है? चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? समानता की कोई 4 तत्व यानी कि कोई 4 विशेषताएँ बताओ। तो ये भी 4 नंबर में आ सकता है, इसलिए ध्यान से समझिए। चलिए, समानता के तत्व यानी कि समानता की विशेषताएँ। सबसे पहला तो ये है कि विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति। जब हमने ये बात कह दी कि समानता, तो समानता जब हम बोल देते हैं, तो वहाँ पे विशेष अधिकार तो होना ही नहीं चाहिए, है ना? वही बात। दूसरी, समाज में सभी का विकास हो, इसके लिए सभी को समान अवसर उपलब्ध हो, बिना किसी भेदभाव के। ठीक है? अभी जो हमने बात की थी ना अवसर की समानता की, एक तत्व वो भी है। तीसरा, सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए अवसर मिलने चाहिए, यानी कि जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, मेडिकल्स हैं, ठीक है? मतलब क्या बोलते हैं, जो डिस्पेंसरीज़ हैं या फिर कोई सरकारी जो स्कूल्स हैं, यहाँ पे सभी को ना अवसर मिलना चाहिए पढ़ने का, अपने ट्रीटमेंट का, इलाज का, हर एक चीज़ के लिए, ठीक है? चौथा, हाँ, एक तरह से भेदभाव स्वीकार भी किया जा सकता है, कब किया जा सकता है? जब भेदभाव तर्कसंगत, ठीक है? तब भेदभाव जो यहाँ पे स्वीकार किया जा सकता है। अभी जब एक 6 नंबर में आपको क्वेश्चन समझाऊँगा ना, कि समानता के जो वो 3 से 4 सिद्धांत हैं, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। ठीक है बच्चों? तो ये तत्व आपको समझ में आ गए। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, वो यहाँ से देखें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी? तो हम इक्वालिटी और अपॉर्च्युनिटी से क्या समझते हैं, इसके बारे में ये बात, ठीक है? राइट एनी 4 एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिमिलैरिटी यानी कि इक्वालिटी। तो आपके सामने ये 4 पॉइंट हैं, आप इज़िली यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिए, ठीक है? क्वेश्चन 14 क्या कहता है? धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल, जिसे हम अमेरिकी मॉडल के नाम से भी जानते हैं, आपको इसे समझना है, ठीक है? और ये प्रश्न भी 4 नंबर में आ सकता है, इसलिए ध्यान से समझिए। देखिए यूरोपीय मॉडल यानी कि अमेरिकी मॉडल, तो इसके तहत धर्म और राज्य सत्ता के संबंध विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। अरे सर जी, इतना डिफिकल्ट कैसे समझेंगे? ध्यान से समझो। राज्य सत्ता यानी कि जिस भी कंट्री ने इस मॉडल को अपनाया हुआ है, ठीक है? वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो धर्म के मामले में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगी और जो धर्म है, वो गवर्नमेंट के मामले में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये बात कही है, ठीक है? दोनों ही एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है? अब यही जो व्याख्या है ना, ये वहाँ की स्वतंत्रता और वहाँ की समानता की व्याख्या करती है और इस मॉडल के तहत ये भी कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के लिए कोई भी जगह नहीं, ठीक है? यानी कि राज्य जो है ना, वो किसी भी प्रकार का धार्मिक सुधार नहीं कर सकता, ओके? तो इसको बोलते हैं सेक्युलरिज्म ऑफ यूरोपियन मॉडल, ओके? तो ये रहे आपके क्वेश्चन के आंसर, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए, अभी-अभी हमने एक एमसीक्यू में समझा था कि स्थानीय शासन के जो लाभ हैं, वो क्या-क्या थे। अब हम ये समझते हैं कि आखिर इसे किन-किन समस्याओं से जूझना पड़ता है, ठीक है? तो सबसे पहली समस्या होती है भाई कि इनके पास में पैसा नहीं होता, क्योंकि इनके पास में जो पैसा आता है ऊपर से, आधे से ज़्यादा तो ऊपर के लोग ही रख लेते हैं, ठीक है? और उनके पास में प्रोसेस होते-होते आपको पता ही है गवर्नमेंट का काम कितना टाइम लेता है। तो प्रोसेस होते-होते पता नहीं कितना पैसा तो बीच में ही चला जाता है ना? तो धन का अभाव होता है। दूसरा, जनता का जागरूक ना होना, क्योंकि जनता पढ़ी-लिखी तो है नहीं, तो उसको स्थानीय शासन के बारे में पता ही नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं उसकी पता है, तो ये भी एक रीज़न है। आय से अधिक खर्चा, क्योंकि भी आपको पता है जब धन का अभाव है, एक तो रीज़न तो यही हो गया और दूसरा ये हो गया कि इनको जितनी कमाई होती है ना, कमाई कैसे होगी? जैसे कि ऊपर से धन आता है, एक तो वो हो गया, ठीक है? 3 तरीके से जो किराया वगैरह आता है, ठीक है? टैक्स वगैरह वो भी इनके पास में ही रहता है, फिर वो ऊपर देते हैं। तो कमाई जो है ना, वो भी कम है इनकी, आय से अधिक खर्चा है इनका। वित्तीय मदद के लिए सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। स्थानीय धन निवेश का अभाव है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट है, तो कौन ही निवेश करना चाहेगा इसमें, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो ये समस्याओं से जो लोकल गवर्नमेंट है, उसे जूझना पड़ता है। इंग्लिश में तो व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय लोकल गवर्नमेंट? तो ये रही आपके आंसर, देख सकते हैं, ओके? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये कब दिया गया था और किसने दिया गया था और इसमें क्या कहा गया? ठीक है? या फिर सिंपल सा आ जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव का वर्णन कीजिए, है ना? तो देखिए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था, कब? 1946 में। अब बारी आती है कि इसमें था क्या? ठीक है? तो उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। संविधान की सभी आकांक्षाओं को और मूल्यों को समाहित किया गया था। इवन पिछड़ी जाति, निचली जाति के लिए हक के लिए कुछ बातें भी उसमें कही गई थी। ठीक है? स्वतंत्रता, समानता जैसे जो सिद्धांत थे, उनको भी इसमें बताया गया था और भी बहुत सी बातें हैं। 2 नंबर में बस ये 3 पॉइंट लिखना है। ठीक है? इंग्लिश में आएँगे तो आपका ये पॉइंट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रपोज़ल किसने दिया था? नेहरू जी ने, कब? 1946 में। अब क्या कहा गया वो पढ़ 2 नंबर का क्वेश्चन है कि मुक्त बाजार यानी कि जो ओपन मार्केट है, फ्री मार्केट, ये क्या है? विस्तार से समझाइए। चलिए, मुक्त बाजार खुली प्रतियोगिता के द्वारा योग्य व सक्षम व्यक्तियों को सीधा-सीधा फायदा पहुंचाने का व राज्य के हस्तक्षेप के विरोध। मुक्त बाजार का मतलब क्या हो गया? ऐसा बाजार, ऐसा मार्केट जहां पर यदि आप योग्यता रखते हैं, ठीक है, यदि आप सक्षम हैं, तो आपको सीधा-सीधा फायदा पहुंचेगा इससे, ठीक है? और क्या नाम है, राज्य जो है ना, इस ओपन मार्केट में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा, अब जब ये ओपन मार्केट की बात की जाती है, तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। क्या? कि जो अक्षम व्यक्ति हैं, जिनके पास सुविधा नहीं है, जो योग्यता नहीं रखते हैं, क्या सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है कि उनको फ़ायदा पहुँचे इस चीज़ का? ठीक है? तो ये कॉन्फ्लिक्ट है इसका। तब अब देखो ये चीज़ जो चीज़ है ना, ये 6 नंबर का जब क्वेश्चन समझाऊँगा, तो आपको इसके पक्ष के बारे में भी बताऊँगा। मैं आपको इसके फिर विपक्ष के बारे में भी बताऊँगा। अब ये बात आप ये समझ लो कि ओपन मार्केट यानी कि जो मुक्त बाज़ार है, ये होता कैसे? ठीक है? चलिए, इंग्लिश में आ जाएँगे तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्री यानी कि ओपन मार्केट, ठीक है? तो ये आंसर है। 2 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है बच्चों। प्रश्न क्या है? प्राकृतिक तथा
सामाजिक समानता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो भाई प्राकृतिक समानता क्या होती है, ध्यान से समझिए। देखिए, जो प्राकृतिक समानता है, ये मनुष्य को प्राकृतिक रूप से मिली है। जैसे कि सभी मनुष्य हैं, स्त्री या पुरुष सभी मनुष्य हैं प्राकृतिक रूप से, ठीक है? इसीलिए सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। दूसरा, सामाजिक समानता क्या होती है? सामाजिक समानता में ना आप समानता की जो अवधारणा है वो लिख दो। समानता क्या होती है? कि समाज में जाति, धर्म, वंश, लिंग, रंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पे कोई भेदभाव ना हो, ये समानता है। बस यही सामाजिक समानता है, ये कॉन्सेप्ट है। अब सामाजिक समानता में बस एक शब्द यूज कर लेना, क्या? सामाजिक अवसर मिलने चाहिए, बस। ठीक है ना? तो ये चीज़ थी। इंग्लिश में आ जाएँगे, तो नेचुरल सिमिलैरिटी क्या है और सोशल इक्वालिटी क्या है, यानी कि नेचुरल इक्वालिटी और सोशल, यहाँ से समझ। ठीक है? इस प्रकार से बच्चों, इस पेपर का हमारा जो दूसरा सेक्शन था, वो भी कंप्लीट कर लिया है, सेक्शन नंबर बी। ठीक है? अगर अभी तक आपको समझ में आ चुका है, तो सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दो, ये सब समझ में आ गया। ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर सी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसमें हम जो भी क्वेश्चन समझेंगे, वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? 4 नंबर के हिसाब से, ओके? तो सेक्शन सी जो है, ये हमारा 20 नंबर का आएगा, क्योंकि इसमें 4 नंबर के हमारे 5 क्वेश्चन और 1 ही मैथ वाला मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ध्यान से समझना बच्चों, भारत में जो संसदीय कार्यपालिका है, यानी कि पार्लियामेंट जो है हमारा, ठीक है? इसका आपको वर्णन करना है, समझाना है। फिर अथवा भी देखेंगे आगे चल के, ओके? देखिए, बात करते हैं भारत में संसदीय कार्यपालिका। देखो, भारत में जो भारतीय संविधान है, इसके तहत कार्यपालिका का जो स्वरूप है, कैसा है? संसदीय है। अब ये कहाँ से लिया गया था? आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है? 1919 और 1935 की जो संसदीय व्यवस्था थी, उससे संसदीय व्यवस्था की जड़ें उभरी कि हम जब भारत आज़ाद होगा, तब हम संसदीय व्यवस्था ही आज़ाद भारत में लागू करेंगे, ठीक है? इसीलिए जब भारतीय संविधान बन रहा था, तो उस समय जो भी 389 फिर बाद में 299 ये जितने भी सदस्य बचे थे, ये सभी ऐसी सरकार चाहते थे, जिसमें व्यक्ति पूजा पर अंकुश लगाओ। जैसे अमेरिका में क्या है कि वहाँ पे अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, ठीक है? तो वहाँ पे जो राष्ट्रपति है उसी की वो देश का भी प्रमुख है, उस सरकार का भी प्रमुख है। तो इससे क्या है कि व्यक्ति पूजा हो जाती है ना? तो इसीलिए संविधान निर्माता ऐसी सरकार चाहते हैं, जिससे व्यक्ति पूजा पर अंकुश लग सके। इसीलिए भारतीय संविधान के तहत जो संसदीय व्यवस्था है, इसे 3 प्रकार की शक्तियों में डिवाइड किया गया। पहली विधायिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी जो है न्यायपालिका। और ये जो दोनों है ना, ये दोनों के दोनों जनता के प्रतिनिधियों के उत्तरदायी रहे। ठीक है? उसके बाद भारत के संविधान में औपचारिक रूप से जो संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं, कैसी? औपचारिक, अनऑफिशियल जो पावर है, वो किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में, ठीक है? लेकिन वास्तव में जब तक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सलाह नहीं देगी, राष्ट्रपति इसका उपयोग नहीं कर सकता। वो बात अलग है कि उसके जो 3 विशेष अधिकार हैं, वो उपयोग कर सकता है, वो बात अलग है, ठीक है? प्रधानमंत्री केंद्रीय स्तर पे होता है और राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री कार्यालय। इसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं और स्टेट पे जो लोकसभा है और जो मंत्रिपरिषद है और जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ये कार्यपालिका बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों? तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका अथवा वाला था। महाभियोग से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रक्रिया को समझाइए। अब बच्चों को लगेगा, है सर जी महाभियोग भी 4 नंबर में आएगा क्या? चलिए अभी आपको मैं समझाता हूँ कैसे आएगा। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि महाभियोग चलाया किस पे जाता है? तो राष्ट्रपति पे चलाया जाता है। महाभियोग क्या है? महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, जो कि राष्ट्रपति के विरुद्ध चलाई जाती है। अब कब चलाई जाती है? तो ये तब चलाई जाती है, इसका आंसर है यहाँ पे अनुच्छेद 61। तो याद रखिएगा, अगर आपसे एमसीक्यू में ये पूछा जाए कि महाभियोग जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 61। क्या कहा गया है इसमें? अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाए, अर्थात संविधान का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य किया जाए, तब उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाए। तो ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 4 नंबर में ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ये समझाइए। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक राष्ट्रपति है, जिसने संविधान का अतिक्रमण किया है।
अब संविधान का जब इसने अतिक्रमण किया, तो कुछ जो लोग थे संसद के उनसे नाराज हो गए, जनता नाराज हो गई। तो अब संसद के कुछ लोगों ने मिलकर महाभियोग का प्रस्ताव रख दिया संसद के किसी भी सदन में, चाहे फिर वो राज्यसभा हो, ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो, किसी में भी रख दिया। उसके बाद प्रस्ताव की जो सूचना है वो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को पता होनी चाहिए कि मेरे लिए जो है वो महाभियोग लगाया जाना है, ठीक है। अब जब राज्यसभा या लोकसभा में आ गया किसी में भी, फिर इस प्रस्ताव को एक सदन में दो तिहाई से अधिक जो बहुमत है उससे पास किया जाएगा। इसी प्रकार से फिर वो दूसरे सदन में जाएगा, और जब दूसरे सदन में ये आएगा तब वो राष्ट्रपति को मौका मिलता है अपनी सफाई देने, ठीक है। वो स्वयं भी आ सकता है या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकता है। लेकिन अगर दूसरे सदन में भी उसको दोषी पाया जाता है राष्ट्रपति को, ठीक है ना, ऐसे दोषी पाया गया, तो डेफिनेटली उसको अपना राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोषी नहीं पाया जाता है तो अपने पद पे कार्य करता रहेगा, है ना। ये होती है महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों क्वेश्चन के इंग्लिश में। तो डिस्क्राइब द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के बारे में आप ये पॉइंट यहाँ से सारे के सारे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई इम्पीचमेंट, एक्सप्लेन इट प्रोसेस। तो इम्पीचमेंट बेसिकली है क्या, इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 61 में है, ठीक है। किसके खिलाफ कब चलाया जाता है और क्या प्रोसेस है वो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 20। बहुत कम बच्चों को पता होगा आंसर। राजनीतिक सिद्धांत यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं, ध्यान से सुनिए। राजनीतिक सिद्धांत में हम उन विचारों का, उन नीतियों को व्यवस्थित रूप से पढ़ते हैं, या फिर राजनीतिक सिद्धांत उन्हें प्रतिबंधित करता है जिससे कि हमारा सामाजिक जीवन, हमारी गवर्नमेंट और हमारे संविधान ने आकार ग्रहण किया। सर ये समझ में नहीं आया, समझाया क्या? ध्यान से देखो, जब हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने की बात करते हैं तो इसमें वे विचार हैं, वे नीतियां, वे नियम, वे कायदे कानूनों की हम बात करते हैं जिससे हमारे सामाजिक जीवन को, हमारी गवर्नमेंट को हमारे संविधान ने आकार ग्रहण किया है। जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, पंथनिरपेक्षता, इन सभी अवधारणाओं का अर्थ इस सिद्धांत के अंतर्गत आए। जब आप एमए करोगे, ठीक है ना, पॉलिटिकल से, तो राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर ही एक पूरी की पूरी किताब है जिसमें कम से कम भी ना 100 प्लस जो राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बातें, ठीक है, अगर आप डीपली इसको पढ़ोगे तब। ओके। उसके बाद जो राजनीतिक सिद्धांत है ये कानून के राज यानी कि कानून के हिसाब से शासन, अधिकारों का बंटवारा जैसे हमारे मौलिक अधिकार है, सामान्य अधिकार है, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन जो न्यायपालिका की शक्ति है, इनकी जांच कर, समाज को नई चुनौतियों का जब सामना करना पड़ता है तो ये उसकी व्याख्या भी करता है, इनकी समस्या को भी बताता है, व्याख्या भी करता है, और आने वाले भविष्य के लिए भी जो नीतियां हैं उसको बनाने में हमारी मदद भी करता है, ठीक है। तो ये अध्ययन हम करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के तहत। ओके बच्चों, चलिए इंग्लिश में आ जाते हैं। तो व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, तो हम क्या क्या पढ़ते हैं इसके बारे में आप यहाँ से ये रीड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 21, देखिए 21 क्या कहता है। प्राकृतिक असमानता तथा समाज जनित असमानता यानी कि नेचुरल इनइक्वालिटी और सोशली इम्पोज्ड इनइक्वालिटी ये क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले प्राकृतिक असमानता की बात। प्राकृतिक असमानता बेसिकली लोगों की जन्मजात जो विशेषता है, उनकी जो योग्यता है उसका परिणाम मानी जाती है, ठीक है, और इन्हें बदला भी नहीं जा सकता है। ओके। और ये जो विशेषता है उनकी, ये उनकी क्षमताओं, उनकी प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा, ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो बचपन से यानी कि जन्म से ही कुपोषित है, इसे बदला नहीं जा सकता, ठीक है। उसकी एक आंख खराब है, हालांकि ऑपरेशन के द्वारा से बदला जा सकता है लेकिन नॉर्मली नहीं बदलती ना ऑटोमेटिकली, है ना। और कोई अपंग है, दिव्यांग है, तो उसे भी नहीं बदला जा सकता है ना। तो ये प्राकृतिक असमानता होती है। फिर आती है बच्चों समाज जनित असमानता, इसे समाज ने पैदा किया हो। जैसे कि समाज में जब भी कोई अवसर है, ठीक है, चाहे वो संसाधन का हो, ठीक है, धन का हो या फिर किसी भी नौकरी का हो, तो वो जो है ना, ये समाज जनित असमानता ये अवसरों की असमानता से होता है। कैसे? क्योंकि कोई भी एक समूह
जब दूसरे समूह का शोषण करता है और उसे उस अवसर का लाभ उठाने से रोकता है, तब ये पैदा होती है। अब ये होता कैसे है? तो समाज में लोग जो है आज के टाइम पे क्या करते हैं कि जो लोग बौद्धिक कार्य करते हैं, जैसे कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है या फिर कोई और पढ़ाने का काम करता है, ठीक है ना? तो उसे जो है ना, ये लोग अधिक महत्व देते हैं, जबकि उन्हीं का घर बनाने वाले, उन्हीं के आस-पास साफ-सफाई करने वाले और जो लोग हैं, जो शारीरिक कार्य करते हैं, ये उन्हें महत्व नहीं देते हैं, है ना? तो ये किसकी असमानता है? समाज ने पैदा की है ना? एक एग्ज़ाम्पल और है, औरतों को यानी कि फीमेल्स को हमेशा से अबला कहा जाता है, उन्हें कमज़ोर माना जाता है, ठीक है? और पुरुषों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है। इसीलिए अफ्रीका में जो रणवीर की नीति थी, वो भी इसी का ही उदाहरण है, सामाजिक असमानता का ही, गोरे और काले का, है ना? चलिए, ये चीज़ थी आपकी प्राकृतिक और समाजजन्य। अब आ जाते हैं इंग्लिश में, तो एक्सप्लेन नेचुरल इनइक्वालिटी एंड सोशली जनरेटेड इनइक्वालिटी। नेचुरल क्या है? सोशली जनरेटेड क्या है? इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 22, ध्यान से समझना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? ये 6 नंबर का भी प्रश्न है। तो पहले ये समझते हैं कि न्यायपालिका जो है ये है, तो हमारे भारतीय संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा जिन 3 संस्थाओं में किया गया है, उनमें से ये संस्था तीसरे नंबर पे आती है। न्यायपालिका जो कि न्याय करने की एक उपयुक्त संस्था, इसकी स्वतंत्रता निम्नलिखित तरीके से सुनिश्चित की जाती है। सबसे पहली तो है योग्यता, अर्थात अगर आपको न्याय करने के लिए न्यायाधीश बनना है, एक जज बनना है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपको वकालत यानी कि लॉ जो है ना, कानून, इसमें विशेषज्ञ होना चाहिए। राजनीति का आपको कोई ज़्यादा ज्ञान है या नहीं है, डज़ नॉट मैटर, ओके? उसके बाद न्यायपालिका के कार्यों में जो विधायिका है यानी कि संसद और जो कार्यपालिका है, ये किसी भी प्रकार की बाधा ना पहुँचाए, तो वो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करे, ठीक है? आप कहोगे सर जी बाधा क्यों पहुँचाएगी? ये तो अलग-अलग है। नहीं, न्यायपालिका जो भी न्याय करती है, उसका इफ़ेक्ट पड़ता है कार्यपालिका पे और जब कार्यपालिका विधायिका के कानून को लागू करती है, उसपे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इफ़ेक्ट पड़ता है विधायिका पे भी। तो तीनों जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? इसीलिए न्यायपालिका के निर्णयों में जो सरकार है या फिर सरकार का अन्य कोई भी व्यक्ति है, वो बाधा ना पहुँचाए। न्यायपालिका के न्यायाधीशों के ऊपर किसी भी प्रकार का राजनीतिक पॉलिटिकल जो प्रेशर है जज के ऊपर, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनता के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए, ना कि इन तुच्छ पॉलिटिशियंस के, ठीक है? और भी 1-2 पॉइंट है जैसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों? तो ये था आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में। इंग्लिश में आ जाते हैं, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी? तो क्या समझते हैं जुडिशियरी से? इसकी इंडिपेंडेंस के बारे में आपके सामने ये पॉइंट है, जिसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 नंबर के 2 क्वेश्चन भी हैं और 2 नंबर के भी। हमें अधिकार की आवश्यकता क्यों है? यानी कि हम एक मनुष्य होने के नाते हमें आखिर ये जो राइट्स हैं, ये चाहिए ही क्यों? ठीक है? चलिए पहले ये समझेंगे चाहिए क्यों? अब जब ये रीज़न्स कंप्लीट हो जाएगा कि हमें क्यों चाहिए, फिर हम इन अधिकारों को और अधिक पावरफुल और अधिक शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं? ठीक है ना? तो पहले समझते हैं कि कारण क्या है, हमें अधिकारों की आवश्यकता इसलिए होती है। तो सबसे पहला तो ये कि व्यक्ति जो है, वो स्वतंत्रता पूर्वक, समानता पूर्वक और एक गरिमा पूर्वक जीवन जी सके, इसके, ठीक है? उसकी रक्षा के लिए भी। साथ ही किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ ये अधिकार देने ही ज़रूरी है। ठीक है? व्यक्ति की अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए भी कैसे सची? क्योंकि हमारा भारतीय संविधान का जो अधिकार दूसरा है, स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें जो अनुच्छेद 19 है, अभिव्यक्ति का अधिकार, उसी के तहत एक स्वतंत्रता है। कौन-सी? कि हम देश के किसी भी भाग में कहीं पे भी बस सकते हैं और वहाँ की जो व्यापार वगैरह है, उसको कर सकते हैं, अपनी क्षमता को विकसित करते हुए। है ना? तो हम हमारे अंदर जो भी स्किल है, जो भी हमारा पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे डेवलप करें, अपने राइट्स के अकॉर्डिंग और अपना विकास करें। व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी है इनका। एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे ये एक पिंजरा है, ठीक है? इस पिंजरे में ये पंछी है। क्या इस पंछी का विकास जो है, वो इस पिंजरे में रहते हुए हो सकता है कभी? नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर एक बंदिश है ना? इसीलिए अगर इस पंछी को हम आज़ाद कर दें, पिंजरे से बाहर निकाल दें, तो डेफ़िनिटली वो अपना विकास कर पाएगा, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पे भी। अधिकार रहित व्यक्ति जो है वो बंद पिंजड़े में पक्षी के समान होता है। ओके? चलिए,
अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जैसे भी मैंने आपको ये बता दिया था ना, सेम वही आंसर। अब हम बात करते हैं कि हमें जो अधिकार मिलते हैं, ठीक है, हम इनको और पावरफुल कैसे बना सकते हैं, ठीक है? तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले पावरफुल बनाने का तरीका, संविधान लिखित होना चाहिए, ठीक है? जैसे भारत में जो अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार और सामान्य अधिकार, तो उसके लिए संविधान क्या है? लिखित है ना? और साथ ही जो वहाँ की प्रेस है, जैसे लोकतंत्र का भारत में तो 14 स्तंभ माना जाता है, कहीं और का मुझे नहीं पता, लेकिन भारत लोकतंत्र का 14 स्तंभ। तो वो स्वतंत्र होना चाहिए और उसमें इतनी पावर होनी चाहिए कि वो किसी प्रकार के घोटाले का पर्दाफाश कर सके। दूसरा, अधिकारों के प्रति जनता की जागरूकता, क्योंकि अभी भारत में ना तकरीबन बहुत सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जिनको अपने राइट्स का, अपने अधिकारों को पता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं ही नहीं, वहाँ तक टेलीविज़न भी, इंटरनेट पहुँचा नहीं है, मोबाइल भी नहीं पहुँचा है, ठीक है ना? और रेडियो के माध्यम से ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, तो इसीलिए। तीसरा, वहाँ की जो न्यायपालिका है, वो स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल प्रेशर, किसी प्रकार का कोई प्रेशर उसके ऊपर नहीं होना, ठीक है? संघात्मक सरकार और शक्तियों के विभाजन। संघात्मक मतलब क्या हो गया? कि सरकार जो डिवाइड होनी चाहिए, एक तो स्टेट लेवल की और एक अपनी अ, मतलब स्टेट लेवल की अलग-अलग और एक सेंटर की अलग होनी चाहिए, है ना? और शक्तियों का विभाजन अलग-अलग होना चाहिए। राज्य का नागरिकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जैसे हम अपना काम करते हैं किसी भी प्रकार का, तो स्टेट का ये कोई मैटर नहीं होना चाहिए कि भाई तुम ये काम क्यों कर रहे हो, है ना? हालाँकि वो बात अलग है जब आप कोई प्लानिंग कर रहे हो देश को खतरा पहुँचाने की, तब बात अलग है। लेकिन नॉर्मली आप जो अपना व्यापार कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी, उसमें नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो इस प्रकार से हम अपने जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उन्हें और शक्तिशाली बना सकते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए, अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारा इंग्लिश में, तो व्हाट डू वी नीड राइट्स? क्यों चाहिए हमें? तो राइट्स हमें इन सभी रीज़न्स की वजह से चाहिए। उसके बाद हाउ कैन दे बी मेड मोर पावरफुल? तो इसको और पावरफुल कैसे बनाया जा सकता है? तो ये पॉइंट थे। ठीक है बच्चों? चलिए, अब यहाँ पे आता है हमारा सेक्शन नंबर डी, जो कि 12 नंबर का रहेगा, और फिर आएगा सेक्शन नंबर ई, जो कि हमारा रहेगा 6 इंटू 4, 24 मार्क्स का। ठीक है? तो टोटल देखा जाए, अभी 36 मार्क्स के आपके क्वेश्चन और बचते हैं, जिसे हम समझेंगे बच्चों पार्ट 2 की वीडियो। ठीक है बच्चों? चलिए, इस प्रकार से आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है, जिसमें सैंपल पेपर नंबर 2 का पार्ट 1 हमने समझ लिया है। ठीक है? अगर आपको अपने 10 के 10 सैंपल पेपर की वीडियो देखनी है, तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा बच्चों, ठीक है? अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।